मीनिस कंप्यूटर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास का जो वीडियो था वो एक्सेल का था और एक्सेल में कैसे डेटा एंटर करते हैं ये वीडियो मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको कल का वीडियो भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर डेटा को फीड करते हैं, डेटा के अंदर एंट्री करते हैं, डेटा की एंट्री करते हैं एक्सेल में। वो चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सेशन आप पूरा अटेंड करिए, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ही काम का है उन लोगों के लिए जो एक्सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस, विभिन्न प्रकार के एनालिसिस करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, एक्सेल के अंदर एनालिसिस और कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर फार्मूला और फंक्शन का यूज होता है। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के फंक्शन हैं, फार्मूले हैं। अब ये फार्मूले और फंक्शन क्या है, इनका यूज क्या है और इनका यूज कैसे करते हैं, ये चीज हम एक्सेल में समझेंगे, देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन चीजों को समझाने वाला हूं ताकि आपको फंक्शन और फार्मूले में अंतर समझ में आ जाए, ये होते क्या हैं, इन्हें एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सेल के अंदर इनका यूज कैसे किया जाता है और वास्तव में इनका उपयोग है क्या। अगर ये हमें नहीं आएंगे एक्सेल में तो हम कोई भी कैलकुलेशन करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल, आपको पता ही है कि एक्सेल एक जबरदस्त टूल है एनालिसिस के लिए, गणना करने के लिए, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने के लिए। जितना भी कार्य हमें एक्सेल में करना हो एनालिसिस करने का, वो सारा एक्सेल के अंदर होता है। और उसके लिए डेटा फीड तो, डेटा की एंट्री, डेटा डालना वो तो वर्ड में भी हो जाता है, पावर पॉइंट में भी हो जाता है, दूसरे अन्य टूल में भी हो जाता है। लेकिन एक्सेल एक ऐसा यूजफुल एप्लीकेशन है, ऐसा टूल है जो कि हमें एनालिसिस की सुविधा देता है, कैलकुलेशन की सुविधा देता है। और ये कैलकुलेशन करना कैसे है ये आज मैं आपको बताऊंगा। कल जो हमने एक शीट बनाई थी उस शीट के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आप अपने एग्जाम्पल, अपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रहा हूं, मैं एक उदाहरण लेकर के, एक एग्जाम्पल लेकर के एक शीट तैयार करके उसी के अंदर आपको सारे कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूंगा। अन्य कैलकुलेशन जो उसमें नहीं होंगे वो अलग से समझाऊंगा, लेकिन जो शीट मैंने बनाई है उसी शीट में आगे से आपको ये कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा। तो ये चीजें आपको समझना है, ये आपको चीजें देखना है कि किस तरीके से अपन जो है कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूला और फंक्शन होते क्या हैं, पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। दोस्तों, एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन दोनों ही कैलकुलेशन के लिए प्रयोग में आएंगे, ये आप समझ लें। फार्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। कुछ कैलकुलेशन करने के लिए पहले से एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम, उसकी गणनाएं करने के लिए उनका स्टैंडर्ड, कुछ फार्मूले लगे हुए, सूत्र लगे हुए पहले से बने हुए हैं। जो सूत्र पहले से बने हुए हैं एक्सेल में हैं, जिन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम यूज कर सकते हैं, बने बनाए हैं पहले, जिनका यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो सूत्र, ऐसे सूत्र जिनका यूज बार बार होता है, जो स्टैंडर्ड है, वो पहले से एक्सेल में बने बनाए हैं, उनको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन एक प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी न किसी काम को पूरा कर देता है ऑटोमेटिक, उसका यूज करने से। तो कई सारी कैलकुलेशन एक्सेल में ऐसे हैं जो कि बार बार हमें आवश्यक होते हैं, बार बार करने की आवश्यकता होती है, उनको पहले से ही एक्सेल में बना करके रख दिए गए हैं अलग अलग नाम से। केवल यहाँ पे हमें उनका यूज करना रहेगा। तो जो पहले से बना करके रख दिए गए हैं कैलकुलेशन करने के लिए, उन सूत्र को हम जो है फंक्शन के नाम से जानते हैं।
वो फंक्शन है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन पहले से बना करके कंप्यूटर में एक्सेल के अंदर बने हुए हैं, पहले से रेडीमेड बने बनाए हैं, उनको हम फंक्शन कहते हैं। और ऐसे कैलकुलेशन जो कि फंक्शन के अलावा हमें स्वयं करना हो, हमें स्वयं एक्सेल के अंदर कुछ कैलकुलेशन करना हो, अपने छोटे मोटे कैलकुलेशन जो हमारे खुद के करने होते हैं, उसके लिए हम अपना कुछ फार्मूला लगाते हैं, अपने कुछ मेथड्स लगाते हैं। हमारी जो मेथड्स हम लगाएंगे अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने की, उनको हम फार्मूला बोलते हैं। फार्मूला हम स्वयं लगाते हैं, हम स्वयं तैयार कर सकते हैं, यूजर डिफाइन जिसे अपन बोल सकते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन बोल सकते हैं। तो जो हम उसी टाइम एट ए टाइम एक्सेल में जब कैलकुलेशन के लिए अलग से कोई गणना करने के लिए जो सूत्र का यूज करेंगे, लगाएंगे, उसको हम फार्मूला बोलेंगे। और जो पहले से बने हुए हैं उनको हम फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे। अब चलिए मैं आपको इनका प्रैक्टिकल बताता हूं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो कल की शीट अपनी बनी थी, क्लियर आपको प्रैक्टिकल समझ में आ रहा होगा और पूरा समझ में आ रहा होता है कि मैंने कल डाटा फीड किया था एक्सेल के अंदर। अब इस शीट में आपको क्या जरूरत है? आप सोच रहे होंगे कि इस शीट में टोटल कैसे आएगा। टोटल जो है, मुझे हर एक स्टूडेंट का, हर सब्जेक्ट का टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए यहाँ पे। इसके लिए आप मैन्युअली अगर करते तो सबको जोड़ते, तो यहाँ जो सम करना है, जो जोड़ना है एक्सेल के अंदर, यहाँ पे सम करने के लिए या जोड़ने के लिए एक्सेल में हमारे पास पहले से बनी हुई सुविधा है, पहले से बने हुए फॉर्मेट हैं, पहले से बने हुए फार्मूला है, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। टोटल करना, बार बार हमें टोटल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सम करने की चीज के लिए ऑटोमेटिक इसके अंदर सम फंक्शन बना दिया गया है। तो जो सम फंक्शन है, सम करना है, टोटल करना है। अगर इसका टोटल हम करें, अगर सूत्र लगा के करें तो बड़ा लंबा कार्य हो जाएगा, बहुत लंबा फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। बहुत लंबा फार्मूला हमें बार बार लगाना ना पड़े, बहुत लंबा फार्मूला ना लगाना पड़े। अगर हमें मान लो हिंदी के मार्क्स जोड़ना है, इंग्लिश के मार्क्स जोड़ना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सबका टोटल करना है, तो हमें इसके लिए अगर हम सूत्र लगाते हैं तो बहुत लंबा बनता है। लेकिन इसके अंदर, एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिक पहले से इसके फंक्शन बना दिए हैं, जिसका केवल यूज करके सिंगल क्लिक पे हम इसका टोटल कर सकते हैं। एक तो सूत्र लगा के टोटल करना और एक फंक्शन के द्वारा टोटल करना। दोस्तों, एक्सेल के अंदर जो फंक्शन है वो बड़ी इजीली तरीके से क्लिक करके, यूज करके उनका पूरे लंबे चौड़े कैलकुलेशन को, जो फार्मूले से लंबे चौड़े फार्मूले लगा करके, सूत्र लगा करके किए जाते हैं, वो सब सिंपल हम उस फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर हमें टोटल निकालना है तो सूत्र के द्वारा टोटल कैसे निकलेगा और फंक्शन के द्वारा कैसे निकलेगा। तो दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा और दोनों में कठिन कौन सी चीज है, इजी कौन सी चीज है, वो चीज भी समझ में आ जाएगी। ये बात अलग है कि कहीं कहीं फंक्शन कुछ चीजें नहीं होती है तो हम अपने सूत्र लगा लेते हैं ताकि हमारे सूत्र के फार्मूले के द्वारा वो चीज हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि फंक्शन जिस चीज का बना है उसका सूत्र नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो टफ होते हैं। सूत्र लगाना बड़ा लेंथी चीज है, लंबा चौड़ा कार्य करने के लिए। अब यहाँ पे आपने को टोटल करना है तो इसका सूत्र लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सूत्र के द्वारा बताता हूँ कि सूत्र जो फार्मूला होता है, फार्मूले के द्वारा टोटल कैसे निकालेंगे, और फिर मैं फंक्शन के द्वारा आपको टोटल बताऊंगा। दोनों चीज आपको क्लियर समझ में यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक्सेल में सूत्र लगाने के लिए करते क्या है, ये चीज आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान देना। कैलकुलेशन अगर कल हमने कोई फार्मूले वाला काम नहीं किया, कोई सूत्र वाला काम नहीं किया, कोई एनालिसिस का काम नहीं किया, कल मैंने डेटा फीड करना बताया आपको, डेटा फीड कैसे करते हैं वो चीज आपको बताई। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैलकुलेशन अगर करना है तो हमें कोई फार्मूला अगर लगाना पड़े तो फार्मूला आप लगाओगे कैसे, ये चीज आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन चाहिए, यहाँ हमें टोटल चाहिए।
यहाँ पे हमें ये स्टूडेंट का हमें एक टोटल चाहिए, ये टोटल हमें निकालना है इस जगह पे, इस सेल में। तो जिस सेल में हमें रिजल्ट निकालना है, आउटपुट चाहिए, उस सेल को हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सूत्र लगाने से पहले सर्वप्रथम बराबर का निशान लगाना होगा। बराबर का चिन्ह लगाते हैं। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो एनालिसिस होगा, वो कैलकुलेशन होगा। तो ध्यान रखना कि कोई भी कैलकुलेशन करना हो, जिस सेल में करना है वहां पे इक्वल का साइन लगाना है और फिर सूत्र लगाना है, और सूत्र लगाने के बाद एंटर बटन दबाना है। फार्मूला लगाने का ये तरीका है। बराबर का निशान लगाना है, फिर आपका जो सूत्र लगाते हो वो सूत्र लगाना है, और फिर आपको एंटर बटन दबा देना है। दोस्तों ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहां मैं कैसे सूत्र लगाता हूं, जनरल आप मैथमेटिक्स के तरीके से अगर करें, जो आप करते हो या अपन करते हैं, तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे। हम करेंगे 89 प्लस वो कोई वही चीज, ये जो चीज दिख रही है यहाँ पे, ये चीज जो आपको दिखा रही 34 फिर से डाल देंगे। फिर आप यहाँ पे प्लस का निशान लगा दोगे। फिर आप यहाँ पे जो है 90 डाल दोगे। फिर आप जो है प्लस का निशान लगा दोगे। फिर आप यहाँ पे जो है 56 डाल दोगे, और फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा दोगे, और फिर यहाँ पे 90 डाल दोगे, और फिर आप जो है यहाँ पे ये चीज आपने कैलकुलेट की। मतलब आप समझ रहे हैं कि बराबर का निशान लगाया, फार्मूला लगाया अपना, जो भी फार्मूला लगाना है, और फिर लगाने के बाद मेरा काम हो जाता है तो मैं एंटर बटन दबा देता हूं। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाता हूं तो जो फार्मूला इक्वल के बाद मैंने लगाया उसके हिसाब से मेरा आउटपुट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 359 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये चीज आप अगर देखें तो ये आउटपुट किन वैल्यूज से आया वो फार्मूला बार में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फार्मूला बार इसलिए हम कहते हैं इसको कि यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू दिखाई देती है, और यहाँ पे उसके किस फार्मूले से वो चीज हमारी आई है उसका सोर्स दिखाई देता है कि इसका सोर्स क्या है, कहां से ये चीज आई, उसका फार्मूला पूरा का पूरा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज हमारी यहाँ आ रही। यहाँ एक बड़ी समझने वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बड़े गौर से इस वीडियो को देखिए। आपने यहाँ अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। आप ये चीज आप जरूर देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने अभी बराबर का निशान लगा करके और मैंने ये कैलकुलेशन किया था। ये कैलकुलेशन मैंने 89 का किया, 89, 34, 90 ये मैंने यहाँ की वैल्यू उठाई, लेकिन ये मैंने रेफरेंस नहीं दिया। ये जो चीज है एक्सेल के अंदर रेफरेंस का बड़ा यूज है। सेल का रेफरेंस हमें देना पड़ेगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसको वैल्यू दी 89 प्लस हो, 34 प्लस हो, 90 प्लस हो, 56 प्लस हो, फिर 90 प्लस हो। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट इस खाने में दी, इस खाने ने उन वैल्यूज को जोड़ दिया। लेकिन इससे ये जरूरी नहीं हुआ कि ये वैल्यू यही वाली जुड़ी। अगर मैं यहाँ पे ये 89 की वैल्यू को बाद में मार्क्स चेंज हो जाए 55 कर देता हूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ी ना ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू थोड़ी ना उठ के यहाँ जा रही। यहाँ तो ये अलग से वैल्यू हमने लिखी थी और वैल्यू लिखी उन्हीं का टोटल यहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ 55 हो गया तो यहाँ पे फिर से 55 करूं, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे अगर हम कहीं पे वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, फिर उस फार्मूले का कोई यूज नहीं है। इसके लिए एक्सेल के अंदर सेल का रेफरेंस लिया जाता है। आप ध्यान देना कि कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करें तो जो एक्सेल में डेटा डला है, जो डेटा आपका ये डला हुआ है, इस डेटा का अगर कैलकुलेशन करना है तो इसकी वैल्यू को कतई ना लें कैलकुलेशन में। आप ये बिल्कुल गौर करें कि जहां भी एक्सेल में आप कोई भी कैलकुलेशन, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, छोटा से छोटा कैलकुलेशन अगर करें तो कभी भी आप एक्सेल के अंदर जिन वैल्यूज का टोटल या गणना करना चाहते हैं, जैसे हम इनका रिजल्ट निकालना चाहते हैं, वैल्यू डली हुई है, तो जो वैल्यू डली हुई है उन वैल्यूज की कभी भी गणना ना करें।
ये ध्यान दें, वैल्यू की कभी गणना ना करें, क्योंकि अभी हमने करके देखा और हमने नंबर चेंज करके देखा, वो वैल्यू वहां पे चेंज नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि हम इन मार्क्स का अगर टोटल करें और यहाँ पे टोटल आ जाए और भविष्य में फिर से अगर यहाँ कोई परिवर्तन करें तो ऑटोमेटिक वहां पे परिवर्तन हो जाए, उसका आउटपुट भी, रिजल्ट भी चेंज हो जाए। इसके लिए ये जरूरी है कि इनकी कैलकुलेशन करते समय ये वैल्यूज को ना लें। ये आप बड़ी महत्वपूर्ण चीज समझना, वैल्यू ना लें। यहाँ पे फंक्शन फार्मूला लगाते समय सेल का नाम लें हमें, क्योंकि सेल जो है वो आपकी फिक्स है, सेल चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू चर है और सेल अचर है। सेल कभी भी चेंज नहीं होगी, उसके अंदर की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि हम वैल्यू ना लें, वैल्यू की जगह हम उस सेल को ले लें, उस खाने को ले लें, ताकि उसके अंदर जो भी वैल्यू आए उसका रिजल्ट वहां पे हमें दिखाई दे। मेरा मतलब ये है समझाने का कि ये जो वैल्यू खाना है, ये दो चीज यहाँ पे है, या तो हम ये खाने का टोटल करें या हम इस वैल्यू का टोटल करें। वैल्यू का टोटल करेंगे तो कल से वैल्यू बदल सकती है, लेकिन खाने को अगर जोड़ेंगे तो खाना चेंज नहीं होगा, इसके अंदर की वैल्यू चेंज होगी। तो खाना हम लेंगे मतलब सेल लेंगे, सेल का रेफरेंस लेंगे। सेल का रेफरेंस मतलब सेल रेफरेंस किस तरीके से लिया जाता है, ये चीज आप यहाँ पे देखिएगा, जिससे आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो आपको वैल्यू नहीं लेना है, वैल्यू जिस सेल में है उस सेल का नाम लेना है। सेल का नाम आपको पता ही है कि यहाँ पे ये सेल का नाम क्या है, नेम बॉक्स हमें बताता है। फंक्शन सूत्र वैसे के वैसे ही लगाना है, केवल वैल्यू की जगह वो वैल्यू ना लिख करके वैल्यू की जगह पे उस सेल का नाम लिखेंगे जिस सेल में वैल्यू है। ठीक, कैसे लिखेंगे, मैं बराबर का निशान लगाया, वही टेक्निक। और यहाँ पे मैं जाकर के यहाँ पे कौन सा सेल है, ये वाला सेल है E3। E3 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे मैं E और 3 सेल ले लूंगा, तो ऑटोमेटिक सेल हाईलाइट हो गई, वो वाली ऑटोमेटिक ये सेल हाईलाइट हो रही है। और फिर मैं प्लस का निशान यहाँ पे लगा देता हूं और फिर मैं यहाँ पे जाके F3 ले लेता हूं, F और 3। तो देखिए ये सेल भी आपकी हाईलाइट हो गई। यहाँ पे ये सेल का रेफरेंस लिया जाता है। पेपर में ये भी पूछा था कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस कैसे लगाते हैं। उस फार्मूले के अंदर हम सेल का रेफरेंस कैसे लेते हैं, ताकि सेल रेफरेंस से क्या होगा कि जब भी सेल में कोई चीज चेंज होगी उसका आउटपुट में ऑटोमेटिक वो चीज चेंज हो जाएगी। ये चीज अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप देखिएगा ये चीज जो हम लिख रहे हैं इसको सीधे भी ले सकते हैं। मैंने फिर प्लस का निशान लगाया और फिर से मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ G3, तो G3 ना लेकर के सीधा इसको क्लिक करके भी वहां पे आ जाएगी चीज। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज सेल का रेफरेंस आ गया। फिर मैंने प्लस का निशान लगाया और फिर से मैंने यहाँ पे साइंस को क्लिक कर दिया, खाने को, तो ये सेल का रेफरेंस यहाँ पे चला गया। फिर से मैंने क्लिक दबाया और फिर से मैंने यहाँ पे आई को क्लिक कर दिया। इस तरीके से मतलब या तो आप फंक्शन में वहां पे सूत्र में टाइप कर दें या सीधा उस सेल को क्लिक कर दें जिसका रेफरेंस आप वहां पे लेना चाहते हैं। अब देखिएगा केवल जो वैल्यूज मैंने ली थी उसकी जगह पे मैंने सेल का नाम ले लिया, ताकि अब ये सेल फिक्स हो गया कि ये सेल की को जोड़ना है, ये सेल का प्लस है, ये सेल का प्लस, ये सेल का प्लस, ये सेल का प्लस। मैंने वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, ये सेल का प्लस करना है, इसका प्लस करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है। तो ये सेल का प्लस करना और एंटर बटन दबा दिया तो 325 यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो इसने सेल का प्लस किया, ना कि वैल्यू का प्लस किया। अब उस सेल में जो भी चीज होगी उसको जोड़ रहा है, है ना, वो चीज आपकी यहाँ पे जोड़ रहा है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि मैं इसकी जगह पे अब वैल्यू चेंज कर देता हूं। मैंने कर दिया 60 कर दिया और जैसे ही एंटर बटन दबाया ऑटोमेटिक यहाँ पे 330 हो गया 325 की जगह, मतलब ऑटोमेटिक रिजल्ट बढ़ गया। तो कितनी जबरदस्त चीज है ये चीज, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम सेल का रेफरेंस लेते हैं और किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि कभी भी हमें जो है वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है एक्सेल में, हमें सेल को कैलकुलेट करना है। सेल कैलकुलेट करेंगे, रेफरेंस लेकर के करेंगे, तो भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हमारा डेटा, हमारा एनालिसिस कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए एक्सेल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक टेक्निक मैंने आपको बताई, बिल्कुल आपको समझने की चीज है, समझ में आई होगी। अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज ये है
कि यहाँ पे ये लगाया हमने सूत्र, दोनों तरीके से मैंने आपको लगाने को बताया, सेल रेफरेंस के माध्यम से और वैल्यूज के माध्यम से। वैल्यू लगाने से क्या नुकसान है और रेफरेंस देने से क्या फायदा है, ये आपको समझ में आया होगा कि हम सेल की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी यदि हमने रेफरेंस लिया है। ओके, अब यहाँ बात आती है, हम फंक्शन और फार्मूले की बात कर रहे थे, हमने फार्मूला लगाया, इतना लंबा हमने फार्मूला लिखा, इसकी जगह ये नहीं लिख करके हमें यहाँ पे जो कहीं भी हमने सूत्र लगाया, तो ये चीज जो है तब लगाते हैं सूत्र जबकि हमारे पास उस चीज का फंक्शन ना हो। ये लंबा काम किया अपन ने, लेकिन हमारे पास इस चीज का फंक्शन है। अब हमने इतना सारा लिखा, प्लस का निशान लगाया, सेल रेफरेंस लिया, फिर प्लस लगाया, फिर प्लस लगाया, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा गणना करना पड़ी। लेकिन यहाँ पे मैं इसी काम को फंक्शन के द्वारा अगर करता हूं तो कैसे होगा, आप जरा गौर करके देखिए, बड़ा इजी है, कितना आसानी से आप सोचेंगे कि यार इतनी आसानी से एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेशन हो गया, और बड़ी अच्छी चीज है। यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है, अभी मैंने सूत्र लगा के टोटल निकाला था, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। अब यहाँ फंक्शन के द्वारा फंक्शन का यूज करता हूं, जो टोटल का फंक्शन ऑटोमेटिक बना है, जिसे हम सम नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑटो सम नाम का एक फंक्शन है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर की तरफ टैब रिबन में, होम टैब के अंदर ऑटो सम नाम का एक फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, समेशन का निशान दिख रहा है। यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे डाउन एरो आ रहा है, डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ और भी फंक्शन मुझे यहाँ दिखाई देंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज काउंट करने के लिए, और मोर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन का यूज हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑटो सम नाम का एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिक सम करेगा, ये सम नाम का फंक्शन लिखा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ पे क्लिक किया और सम ऑटो सम बटन पे गया और यहाँ पे सीधा क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है और कहीं क्लिक भी नहीं करना है, केवल ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया। यहाँ आप देख रहे होंगे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई और सम नाम का फंक्शन बना और उसने रेंज यहाँ पे ले ली। आप देख रहे हैं E3 से और I3 तक का टोटल कर रहा है ये ऑटोमेटिक फंक्शन के अंदर उसने स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज किस तरीके से ली, ऑटोमेटिक एक्सेल ने अपने आप ले ली। हमारा काम है उस पर क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पे एंटर बटन दबाना। देखिए वही 330 आपका आ गया। क्या फंक्शन लगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। यहाँ पे आप देखिए फंक्शन का नाम सम फंक्शन बना और ब्रैकेट के अंदर E3 मतलब स्टार्टिंग सेल लिया ये वाला, और कॉलन का निशान लगाया और I3 लिया मतलब आखिरी वाला सेल। मतलब कहीं से भी कोई सी भी रेंज, स्टार्टिंग रेंज दे दो सम फंक्शन के अंदर, एंड वाली रेंज दे दो, वहां से वहां तक की वैल्यू का टोटल ऑटोमेटिक कर देगा। हमें टोटल करने की जरूरत, हर एक सेल की रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार बहुत सारा, अगर हमें 50 आंकड़ों का टोटल करना हो तो 50 आंकड़ों की सेल लिखना भी बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए उसका स्टार्टिंग सेल का नाम दे दो और आखिरी सेल का नाम दे दो सम फंक्शन के अंदर, ऑटोमेटिक वो सम कर देगा। अब देखिए ये सम ऑटोमेटिक हो गया, तो ये फंक्शन आपका। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसके अंदर सम निकालना, तो इसको क्लिक किया, इसका भी ऐसे ही किया, तो देखो दोनों का निकल गया, इसको 413 आ गया, इसका 330 आ गया। ये चीज आपकी ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ भी ये भी बड़ा काम है कि अगर मुझे 5000 स्टूडेंट का टोटल निकालना हो तो सबके लिए क्या मैं बार बार ऑटो सम करूंगा, ये भी बड़ी कठिन चीज है। तो इसके लिए आप यहाँ पे, हमने एक स्टूडेंट का ही निकालना है। ये अजय मीना के नाम से हमने यहाँ पे जो है टोटल निकाला 330, ये हमने सम फंक्शन के द्वारा इजी तरीके से निकाल लिया। अब हर एक स्टूडेंट के निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप गौर करें, बिल्कुल भी हर एक स्टूडेंट का टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल कल वाला काम करना है। कल जो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए किया था, सीरीज खींचना मैंने आपको बताया था, सीरीज बनाना किस तरीके से एक्सेल के अंदर सीरीज बनाई जाती है। तो ये एक सम फंक्शन से हमने रिजल्ट निकाला, एक स्टूडेंट का रिजल्ट निकाला। बाकी स्टूडेंट का रिजल्ट लाने के लिए केवल मेरे को ये ब्लैक वाला वर्गाकार बिंदु जो दिया गया है, यहाँ पे माउस को ले जाऊंगा, प्लस का चिन्ह ब्लैक कलर में चेंज होगा, इस क्लिक को दबा के नीचे तक खींच दूंगा तो मेरा जो है ऑटोमेटिक जो है सभी का टोटल आ जाएगा। कितनी जबरदस्त चीज है दोस्तों, ये आप देखिए किस तरीके से हमने इसका टोटल निकाला और किस तरीके से सबका टोटल यहाँ पे आ गया। मुझे हर एक स्टूडेंट की करने की जरूरत नहीं है। टोटल आपका एक स्टूडेंट है, नीचे तक सीरीज बना के खींच दो, नीचे तक आपका टोटल आ जाएगा। और इसके अलावा भी खींचने की भी जरूरत नहीं है। आपका जहां तक आपको आउटपुट चाहिए वहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैक प्लस बनेगा
ब्लैक प्लस बना, इसको खींचने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप प्लस बनता है, वैसे ही आप डबल क्लिक अगर कर देंगे ऑटोमेटिक रिजल्ट का आउटपुट भी वहां पे आ जाएगा। इजीली तरीके से आप देखिए ऑटोमेटिक अपने आप यहां तक आपका आ गया। तो कितना जबरदस्त है एक्सेल की ऑटोमेटिक। आपने मैंने 10-5 आंकड़ों में ही मैंने यहाँ पे ये चीजें बताई, रिकॉर्ड में बताई, हजारों में रिकॉर्ड होते हैं, लाखों में रिकॉर्ड होते हैं, और उनका एनालिसिस करने की जरूरत होती है, उनका कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम जो है इस मेथड का यूज करते हैं, जिससे मिनटों घंटों का काम मिनटों में हो जाता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल इतना जबरदस्त कैलकुलेशन करता है, आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी टेक्निक है, कितनी इजी टेक्निक है, जिसके द्वारा हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, और कितने अच्छे तरीके से हमने ये काम किया। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इसको यूज में ला सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने टोटल निकाल के बताया और किस तरीके से अपन ने काम किया। तो आज का वीडियो फंक्शन एंड फार्मूला कैसे लगाते हैं, बाकी फार्मूले बाकी फंक्शन भी आप यहाँ से लगा सकते, कोई भी वैल्यू का प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करना हो आप अपने हिसाब से फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। अब परसेंटेज निकालना है, मान लो परसेंटेज, और मैं निकाल के आपको बता देता हूं। परसेंटेज आपको निकालना है तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए कोई फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं होता, किस चीज का कैसा परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज प्रतिशत का कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं होती है, किस चीज से क्या परसेंट निकालना है ये चीज हमें हमारे अनुसार करनी होती है। तो यहाँ पे मुझे परसेंट अगर निकालना है तो मैं परसेंट के लिए एक अलग से ये सेल बना लेता हूँ और इसकी जगह पे हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे परसेंट निकालने का सूत्र जो स्टूडेंट का टोटल होता है, मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारे परसेंट निकलते हैं। तो परसेंट मान के चलिए कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट में 100 मतलब पूर्णांक जो है इनके टोटल मार्क्स जो है वो 500 हैं, 500 में से 330 आए मान लो। तो यहाँ पे मेरे को सूत्र लगाने की आवश्यकता होगी। तो सूत्र फिर से कैसे लगाते हैं प्रतिशत का सूत्र, अब यहाँ मुझे सूत्र की ही जरूरत पड़ेगी, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, प्रतिशत का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे लगाएंगे, बराबर का निशान लगाया, यहाँ पे मुझे प्रतिशत जो निकालते हैं स्टूडेंट का, उसके लिए हमारा सूत्र होता है प्राप्तांक इंटू 100 और डिवाइडेड पूर्णांक, मतलब डिवाइडेड बाय पूर्णांक, जितने मार्क्स होते हैं उससे हम भाग कर देते हैं तो हमारा प्रतिशत आ जाता है। तो इसके लिए हमारे प्राप्तांक हमारे पास 330 है। फिर ध्यान देना 330 नहीं लूंगा क्योंकि 330 चेंज हो सकता है, इसलिए 330 न लेकर के 330 जिस सेल में उस सेल को ले लेता हूं। तो प्राप्तांक ये सेल को क्लिक कर दिया, J3 मतलब कोई भी कैलकुलेशन फार्मूले में हम सेल का यूज करेंगे, वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई वैल्यू किसी सेल में डली हुई है तो उस सेल का यूज करेंगे, वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। इनटू यहां पे मैंने दिया इनटू 100 और डिवाइडेड बाय पूर्णांक। अब ये वैल्यू मेरी फिक्स है, 500 मेरी फिक्स है, कहीं से लेना नहीं है, ये तो पूर्णांक मेरा फिक्स कर दिया, 100 मेरा फिक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ली कि 100 फिक्स है और 500 फिक्स है। ये चीज किसी सेल के अंदर नहीं डली है। 100 और 500 पूर्णांक मेरे सभी स्टूडेंट के लिए समान है, इसलिए मैं यहाँ पे ये सूत्र लगाया मैंने, आप देख रहे हैं, और बराबर का निशान लगा करके सूत्र लगाया है, और लास्ट में सूत्र लगाने के बाद एंटर बटन दबाना है। सूत्र लगाने का तरीका, इक्वल का साइन, सूत्र लगाओ, एंटर बटन दबाओ, आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको पकड़ के फिर से मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सभी का प्रतिशत आ गया। कितने अच्छे से आपने परसेंटेज समझा, मतलब टोटल भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया। किसी भी स्टूडेंट के नंबर कहीं भी मैं चेंज करता हूं, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया तो देखिएगा इसका ऑटोमेटिक टोटल भी चेंज होगा और परसेंट भी चेंज होगा। कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हैं जो कि आई है, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, यहाँ पे जो चीज फार्मूले से या फंक्शन से निकाल के लाए हैं वो ऑटोमेटिक इनमें चेंज करने पर ऑटोमेटिक इसके आउटपुट में चेंज हो जाएगी। इसीलिए वैल्यूज को कहीं भी चेंज हम करेंगे ऑटोमेटिक वो उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये है फार्मूला और फंक्शन का यूज कैसे करते हैं और ये चीज होती क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।